हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोटिवेशंस। आज हम रीट, एमपी टेट, सी टेट, हरियाणा टेट या दिल्ली या यूपी टेट या किसी तरह की टीचर की कहीं की भी कोई भी तैयारी हो जिसमें शिक्षण विधियाँ पूछी ही जाती हैं, जिसमें हम हिंदी की शिक्षण विधियाँ डिस्कस कर रहे थे और जिसमें हम कुछ परिभाषा पढ़ चुके थे, भाषा भी हम पढ़ चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा में शिक्षण विधियाँ, जिसमें हम पहली शिक्षण विधियाँ जो डिस्कस कर रहे थे या डिस्कस कर रहे हैं वो है अनुकरण विधि। कौन सी है बेटे माय डियर फ्रेंड? अनुकरण विधि। देखिए, अनुकरण विधि 3 प्रकार की होती है। अनुकरण विधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है देखते हैं। फर्स्ट, लेखन अनुकरण, लेखन अनुकरण। सेकंड, उच्चारण अनुकरण। लेकिन लेखन अनुकरण में भी क्या है, 2 विधियां हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक एक विधि बताऊंगा। आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें, मैं आपको बिल्कुल पेपर के मतलब से, जो पेपर में आता है उस तरीके से कराऊंगा। यूट्यूब की तरह नहीं, जैसे यूट्यूब पे आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए, क्वेश्चन सीरीज चल रही है, आप भटक रहे हो, भटको मत। पहले आप अपना बेसिक क्लियर करो, उसके बाद में ही आप कुछ कर पाओगे। सबसे पहले आपको क्या है, बेसिक तैयार करना है। और थर्ड पे था रचना अनुकरण। अब रचना में बहुत से बच्चे लड़की का नाम ना देखें, ये अनुकरण है, ये अनुकरण करने की विधियां हैं। लेखन अनुकरण में 2 प्रकार का होता है। लेखन अनुकरण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, रूप रेखा अनुकरण। नंबर 2, स्वतंत्र लेखन अनुकरण, लेखन अनुकरण। देखिए, हैंड राइटिंग पे ना जाएं, वैसे आपको सब समझ आ रहा होगा, मैंने काफ़ी बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश की है। समझेंगे लेखन अनुकरण। जब एक बालक शिक्षक का लिखने के लिए जो अनुकरण करता है या लिखना सीखने के लिए जो अनुकरण करता है, उसमें 2 प्रकार का होता है। शिक्षक अपना अनुकरण कराता है बालक से। देखिए, रूपरेखा अनुकरण में क्या होता है? रूपरेखा अनुकरण में क्या होता है कि शिक्षक कुछ डॉट डॉट बना के देता है। जैसे इसमें क्या है, शिक्षक ने डॉट बना के दे दिए, बालक क्या करेगा, इसमें पूरा बनाएगा, या 1 हो, कुछ भी हो, इसमें डॉट देगा। लेकिन इसमें क्या करेगा, बालक के लिए वो बोर्ड पे लिख देगा। स्वतंत्र है वो, बालक ने A B या 1 2 3, शिक्षक इसमें क्या करेगा, बोर्ड पे लिख देगा और बालक स्वयं बनाएगा। उसके लिए स्वतंत्र है, किस तरीके से बनाएगा। अब उच्चारण अनुकरण में क्या करेगा, शिक्षक उच्चारण करेगा, धीरे धीरे बालक से उच्चारण करवाएगा। बालक से क्या करवाएगा, उच्चारण करवाएगा। बालक टीचर का अनुकरण करते हुए उसकी आवश्यकता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसी उच्चारण को करेगा और उच्चारण करना सीखेगा। सबसे पहले लिखना सीखा, फिर उच्चारण करना सीखा। 3rd नंबर पर आती है रचना अनुकरण। रचना अनुकरण में क्या है कि पहले शिक्षक कोई एक रचना करवा देगा, जैसे गाय के निबंध की हो गई और उससे घोड़े के निबंध की रचना ही कह दिया, किसी का चित्र बनाना हो गया, रचना में वो ये करेगा। अब उच्चारण अनुकरण अंग्रेजी भाषा सीखते समय थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंग्लिश सीखते समय कैसे हो जाता है, क्योंकि देखिए उच्चारण में क्या है, ये PUT पुट है और ये CUT, इसको कट कहते हैं। देखिए, जब CUT कट में यू का उच्चारण आ से है, इसमें उच्चारण किससे है, आ से, और इसमें उच्चारण ऊ से है, तो इन सबके भेद के लिए ये अंग्रेजी सीखते समय इसका थोड़ा सा महत्वपूर्ण और बढ़ जाता है। पहले हम अनुकरण विधि को लिख रहे हैं, इसमें फर्स्ट लिखना शुरू करेंगे। लेखन पहला शुरू करेंगे, अनुकरण विधि में लिखेंगे। थोड़ा सा मैंने शायद लिखाया था, नहीं लिखाया था, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक बार। लिखिए, अनुकरण विधि। जब एक बालक पहली बार भाषा सीखने की शुरुआत करता है,
भाषा सीखने की शुरुआत करता है, सीखने की शुरुआत करता है तो वह शिक्षक के कार्यों का अनुकरण करते हुए, तो वह शिक्षक के कार्यों का अनुकरण करते हुए एक बालक की भांति सीखने का प्रयास करता है। एक बालक की भांति वह सीखने का प्रयास करता है। अनुकरण भी 3 प्रकार का होता है। अनुकरण भी 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 लिखेंगे लेखन अनुकरण, लेखन अनुकरण, और इसमें लिखना शुरू करेंगे जब एक शिक्षक बालक को लिखना सिखाता है। क्या करना सिखाता है? लिखना सिखाता है। क्योंकि लेखन अनुकरण में तो क्या सीखेगा? लिखना ही सीखेगा। तो वह अपने कार्यों का अनुकरण करने के लिए बालक को कहता है और अनुकरण करते हुए बालक लिखना सीखता है। जब टीचर अपने कार्यों का अनुकरण करने ही कहता है तो बालक उसका अनुकरण करता है, और अनुकरण करते करते वो क्या करता है? लिखना सीखता है। लेखन अनुकरण भी 2 प्रकार का है। लेखन अनुकरण भी 2 प्रकार का है। नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1 रूपरेखा अनुकरण, और अंडरलाइन करके इसमें लिखना शुरू करेंगे। जब एक शिक्षक बालक के सामने किसी वर्ण, शब्द, अंक की रूपरेखा बना देता है और वह बालक उस रूपरेखा का अनुकरण करते हुए शब्द, वर्ण वास्तविक रूप में बना देता है, तो इसको रूपरेखा अनुकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखें आ बराबर आ, ए बराबर ए, 1 बराबर 1, ये लिखेंगे। नेक्स्ट पे लिखेंगे स्वतंत्र लेखन अनुकरण। इसमें लिखना शुरू करेंगे जब एक शिक्षक कक्षा कक्ष में बालक के सामने किसी वर्णमाला, गिनती या शब्दों को एक साथ लिखने देता है और कक्षा कक्ष में बैठा बालक स्वतंत्र रूप से उसे देखते हुए लिखने का प्रयास करता है, तो उसे स्वतंत्र लेखन अनुकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लें आ ई यू, मतलब जैसे 1 2 3 4 5। अब लिखेंगे सेकंड नंबर पे उच्चारण अनुकरण। सेकंड नंबर पे लिखेंगे उच्चारण अनुकरण। जब बालक को लिखना आ जाता है, भाई लिखना तो आ गया, अब बोलना ही सिखाया जाएगा। उसकी अगली आवश्यकता लिखित विषय वस्तु को बोलने, उच्चारण करने की होती है। अगली आवश्यकता जो लिखा हुआ है उसे पढ़ पाए, उसकी आवश्यकता होती है। विषय वस्तु को बोलने, उच्चारण करने की होती है। इसके लिए शिक्षक पहले स्वयं उच्चारण करता है और फिर बालक उसके साथ उच्चारण करने लगते हैं। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रत्येक विद्यालय में ऐसी अनिवार्यता होती है कि अंतिम कालांशों में एक बालक बोलता है और बाकी सभी बालक उसका अनुकरण करते हैं। जब आप छोटी कक्षाओं में होंगे या जब आपने STC B.Ed किया होगा और आप कक्षा में जाते होंगे तो लास्ट के पीरियड में आप बच्चे को खड़ा करते हैं, बेटा बोल, कहते हैं ना, बेटा बोल, 1 2 3 बोल, और बाकी बालक तेरे पीछे पीछे बोलेंगे। इस तरीके से सब बुलवाते हो ना। याद करो वो दिन जब तुम कक्षा के मॉनिटर हुआ करते थे। याद करो वो दिन जब तुम कक्षा के मॉनिटर हुआ करते थे, कक्षा के कप्तान हुआ करते थे, या कक्षा के मैनेजर हुआ करते थे।
तब आप किस तरीके से बच्चे को खड़ा करते थे और कहते थे, जिस दिन टीचर कम आते थे क्लास में, आज तो रामू की बारी है, आज तो राहुल की बारी है, राहुल पहाड़े सुनाएगा। और कभी कभी तो तुम इस तरह की हरकत करते थे, जिस बच्चे को नहीं आता था उस बच्चे को खड़े करके बुलवाते थे ना। याद करो वो दिन। पढ़ाई में मस्ती लाओ, पढ़ाई में मस्ती लाओ। जब तक पढ़ाई को पढ़ाई समझ के करोगे ना, नहीं आएगी। आप शिक्षा विधियाँ हो या साइकोलॉजी हो, अपने जीवन से जोड़ के पढ़िए, अपने जीवन से जोड़ के पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा माय डियर फ्रेंड्स? मज़ा आ जाएगा। आप कहोगे कि हाँ, ये मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार समझने की आवश्यकता है। चलो स्टेप बदल के लिखना शुरू करो। अंग्रेजी भाषा सीखते समय तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अंग्रेजी में एक ही वर्ण का उच्चारण अन्य स्थानों पर बदल जाता है। जैसे पीयूटी पुट में यू का उच्चारण आ से है, पीयूटी पुट में यू का उच्चारण ऊ से है, और सीयूटी कट में उच्चारण आ से है। इसको याद रखें। ऐसे ही बाई यस में देखिए, एक एग्जांपल और लिखते हैं। बाई यस में और दूसरा वर्ड है बायोलॉजी में और बाई यस में, बाई का उच्चारण या से है, और बायोलॉजी में बाई का उच्चारण ई से है। आ से बाई यस से, और बायोलॉजी और ई से है। तो देखिए अंग्रेजी के लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया कि हमें ये समझना पड़े। थर्ड नंबर पे लिखेंगे अपन। सेकंड नंबर पे हमने ये लिखा, ये इसके फर्स्ट सेकंड थे। और थर्ड नंबर पे लिखेंगे रचना अनुकरण। थर्ड नंबर पे लिखेंगे रचना अनुकरण। रचना अनुकरण में लिखना शुरू करेंगे। जब बालक को लिखना व पढ़ना आ जाता है, जब एक बालक को लिखना और पढ़ना आ जाता है, तो उसके बाद विभिन्न प्रकार की रचनाएं करना सिखाया जाता है। इसके लिए शिक्षक कोई एक रचना करके बता देता है। उसके आधार पर बालक को दूसरी रचना करनी होती है। जैसे कि शिक्षक ने तो बता दिया कि गाय का निबंध लिख के बता दिया, और आपसे कह दिया घोड़े का निबंध लिखो। घोड़े का निबंध बता दिया, आपसे कह दिया गधे के ऊपर निबंध लिखो। आपको गधे पे लिखने में मजा आएगा? नहीं आएगा ना। तो अच्छी अच्छी रचनाएं करो, फिर काहे को गधे की कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे नोट लगा के। रचना अनुकरण अपने आप में एक दोषयुक्त अनुकरण है, क्योंकि इसके उपयोग से बालक में मौलिक रचना विकास नहीं होता। ठीक है, मौलिक रचना विकास को अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे इसमें समस्या क्या है कि मौलिक रचना का विकास कैसे नहीं होता। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। आपने यहीं देख लेते हैं, आपने हमेशा से निबंध लिखा होगा, सेवा में ये लाइन छोड़ दी, या फिर श्रीमान, फिर विषय के लिए थोड़ा इधर छोड़ दी, फिर महोदय यहाँ लिख दिया, फिर नम्र निवेदन यहाँ से लिखना शुरू किया। तो ये फिक्स है। अगर इसके अलावा तुम लिखने की कोशिश करोगे तो जो जांच रहा है, क्योंकि उसकी खुद का मौलिक विकास नहीं है, तो उसको समस्या हो जाएगी और वो आपके नंबर काट ही देगा। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि रचना अनुकरण में मौलिकता का विकास नहीं होता, नई क्रिएटिविटी का विकास नहीं होता है। ठीक है, अब सेकंड विधि लिखेंगे, ध्वन्यात्मक विधि। सेकंड विधि लिखेंगे। देखिए फर्स्ट हो गई, अब हम सेकंड विधि लिखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ध्वन्यात्मक विधि सेकंड नंबर पे।
ध्वन्यात्मक विधि। इससे तुम्हें क्या समझ आ रहा है? ध्वन्यात्मक से एक चीज तो समझ में आ ही रही होगी कि इसमें ध्वनियाँ निकलेगी। इसमें क्या निकलेगा? कुछ ना कुछ ध्वनि से संबंधित होगा। ध्वन्यात्मक है तो कुछ ना कुछ ध्वनि से। लेकिन इसमें जो याद करने वाली एक चीज है, एक तो ये है कि इसके जनक कौन है? माइकल। आपको जैक्सन दिख रहा होगा? नहीं, जो चीज रटी है वो नहीं होती, सैमर। इसके जनक हैं माइकल सैमर। अब इसमें क्या होता है कि ध्वन्यात्मक विधि में एक बालक को सेम ध्वनि वाले शब्द बनाने को दे दिए जाए तो बनाएगा, खूब सारे बनाएगा। जैसे कि बेटा नल, जल, काम, दाम, तो उससे कह दिया जाए कि इस तरीके के शब्द बना के लाओ तो बहुत सारे बना देगा। और इस विधि का एक तो सेम ध्वनि वाले शब्द सिखाने के लिए, और भक्तिकालीन कवियों के नाम सुने होंगे आपने, भक्तिकालीन कवियों की कविताएं पढ़ाने के लिए। जैसे कि रहीम हो गया, रसखान हो गया, ठीक है, तुलसी हो गए, तुलसीदास जी हो गए, या फिर कोई भी हो गए, कबीर हो गए, कबीर जी हो गए। जैसे कि कबीर जी का आपने एक दुआ भी सुना होगा। ये जितने भी भक्तिकालीन कवि हुए, चाहे मीरा हुई, इनके में खास बात क्या थी कि पहली पंक्ति का लास्ट अक्षर और सेकंड पंक्ति के लास्ट अक्षर को मिलाने की कोशिश की गई है। जैसे रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छुटकाय, काय पीछे काय आया, टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ जाए, तो काय को जाय से मिलाने की कोशिश की। और इधर में नल, जल, काम, दाम, तो इस तरह के जो शब्द थे या भक्तिकालीन कविताएं जैसे क्वेश्चन में आ सकता है। मैं क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन भी लिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले अब इसमें लिखना शुरू करेंगे। लिखें ध्वन्यात्मक विधि में माइकल सैमर के अनुसार, इसके जनक तो लिख ही लिए आपने। माइकल सैमर के अनुसार जब समान ध्वनि वाले कुछ शब्द लिखकर दे दिए जाते हैं और फिर उन शब्दों के अनुसार बालक से नए शब्दों की रचना करवाते हैं, तो बालक रुचिकर तरीके से बहुत सारे नए शब्द बना लेता है। जैसे कल, चल, बल, नल, काम, दाम, नाम, ये लिखा है ना, नल, जल, काम, दाम, ठीक है। इस विधि का उपयोग उस समय भी किया जाता है जब किसी भक्तिकालीन कवि जैसे मीरा, रसखान, सूरदास, तुलसीदास, रहीम, कबीर, रसखान, कबीर जैसे, ठीक है, ये सारी कबीर की रचनाएं या इन किसी की भी रचनाएं को पढ़ना होता है, क्योंकि इन रचनाओं में भी प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति को समान ध्वनि शब्दों से जोड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब इसके कुछ गुण और दोष भी लिखेंगे। इस विधि में गुण क्या क्या हैं, लिखना शुरू करेंगे। गुण सबसे पहले इसका क्या है, वैज्ञानिक। तो ये वैज्ञानिक विधि है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके द्वारा बालक रुचिकर तरीके से समान ध्वनि वाले बहुत सारे शब्दों की रचना कर पाते हैं। लिखना शुरू करेंगे। देखिए इसमें हमने ये दे दिए तो बच्चे बहुत सारे बना लाएंगे, लेकिन उन्हें अर्थ है या नहीं है, निरर्थक हैं, ये नहीं पता। ये हम अभी दोष में पढ़ेंगे, अभी गुण लिखेंगे। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके द्वारा बालक रुचिकर तरीके से समान ध्वनि वाले बहुत सारे शब्दों की रचना कर पाते हैं। भक्तिकालीन रचनाओं के शिक्षण को
रोचक बनाता है, भक्तिकालीन रचनाओं को रोचक बनाता है। देखिए इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि रोचक कैसे बनाया। समझ में आया, क्योंकि समान ध्वनि वाले थे और उन्होंने समान ध्वनि वालों को खूब सारा बना दिया। अब दोष लिखेंगे, दोष लिखेंगे। कई बार बालक निरर्थक शब्दों का निर्माण कर लेता है। कई बार मैंने बताया ना कि उन्हें नहीं पता कि अर्थ सार्थक क्या है, निरर्थक क्या है, तो कई बार निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर लेता है। समय अधिक खर्च होता है, समय तो लगेगा ही भाई जब हमें इस तरीके से पढ़ेंगे सीखेंगे। नेक्स्ट विधि है श्रुति लेखन विधि, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लास बहुत लंबी हो रही है, आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो मैं दिन में 2 क्लास 3 क्लास लाता रहूँगा। पुरानी क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाके जा कर के क्लास देखिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।